स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऊर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के यूनिट्स क्या हैं। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन में से हम लोगों ने 2 लॉज को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था और इसके बाद हमने क्या सीखा था, इनर्शिया और मोमेंटम सीखा था। आज का वीडियो लेक्चर जो होने वाला है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग न्यूटन के 3rd लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखने वाले हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पूरे चैप्टर को एक बार समराइज करेंगे, ठीक है। तो अगर तुमने वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जा कर के देख लेना। अगर नहीं देखना तो खुद से टेक्स्ट बुक से स्टडी कर सकते हो या अपने टीचर बेस से भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 3rd लॉ ऑफ मोशन। 3rd लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या है इसका मतलब? जैसे यहाँ पे 2 बॉडीज़ हैं, ए एंड बी। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट 2 लॉज को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने क्या सीखा था कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये रेस्ट में है या मोशन में है, जो भी है, अगर इस पर कोई फोर्स लगता है तो इस पर क्या अफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है इस पर, ठीक है। ये हमने सीखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ में हमने क्या सीखा था? फोर्स को कैलकुलेट करना। जैसे ये एक मार्कर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ सर्टेन मास होगा। इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल ज़्यादा है, या वाइस वर्सा। तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है उसको इसके मास से अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें फोर्स मिल जाता है। अब ये जो 2 हमने लॉज देखे पिछले लेक्चर में, इन दोनों में क्या हो रहा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर ये रखा हुआ है या फिर ये मोशन में है, यहाँ पर कोई आके इस पर फोर्स लगा देता है, तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका क्या हो रहा है। लेकिन न्यूटन के 3rd लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ रिएक्शन। अगर ए बी पे कुछ ना कुछ एक फोर्स लगाता है, सपोज हम कहते हैं कि वो फोर्स है F1 जो ए बी पे लगा रहा है। ए एक बॉडी है, बी एक दूसरी बॉडी है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर दोनों यहाँ पर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो फोर्स ए बी पे लगा रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, इमेजिन कर सकते हो तुम लोग, तो उसको मान लो वो है F1। जो फोर्स बी ए पे लगा रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F2, ओके। तो यहाँ पर न्यूटन का कहना था कि F1 इज इक्वल टू F2, यानी अगर ए बी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पर कितना फोर्स लगाएगा? 5 न्यूटन का ही लगाएगा। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये यहाँ जा रही है एरो, तो ये दूसरी वाली एरो कैसे आ रही है? इधर आ रही है, दोनों ऑपोजिट हैं, बराबर, तो दिस विल बी माइनस। एक और बात, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल स्कूल में चलने वाला, क्या कि अगर मुझे मेरे किसी एक फ्रेंड ने थप्पड़ मारा तो मैं भी उसको ज़ोर से थप्पड़ मारूंगी, ठीक है, उतने ही ज़ोर से थप्पड़ मारूंगी। ये एग्जाम्पल मतलब मेरे टीचर के टाइम से चला आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा पुराना एग्जाम्पल है। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक रॉकेट है, रॉकेट जो हम लोग भेजते हैं वो किस प्रिंसिपल पे होता है? ये रॉकेट है कोई सर्टेन, तो ये जब इग्नाइट करते हैं हम, तो ये किस प्रिंसिपल पे ऊपर जाता है? जो रॉकेट के अंदर फ्यूल होगा उसमें
वो क्या करेगा, वो जब जलेगा तो यहाँ से उसके आग जैसी दिखती है, तुम लोगों ने देखा है क्या कभी? तो वो क्या करता है, वो एयर पे यहाँ से ऐसे फोर्स डालता है, वो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स डालता है। ये जो आग जल रही होती है या फिर ये जो फ्यूल जल रहा है, ये क्या करता है, ये एयर पे यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करता है। कितना फोर्स? बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एयर भी क्या करेगी, उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। कितना फोर्स? उतना ही फोर्स जितना कि ये एयर पे एक्सर्ट करेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट है दोनों भी, और दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो ये क्या होगा, अगर ये एयर पे एक्सर्ट करेगा तो एयर भी इस पे एक्सर्ट करेगी, इसकी वजह से ये ऊपर उठेगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? अगर यहाँ पर दीवार है, मैं इस सपोज ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर मैं इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ कुछ ना कुछ, तो मेरे हाथ पे भी उतना ही फोर्स मुझे महसूस हो रहा है। अगर मैं और ज़्यादा ताकत लगा के और ज़्यादा फोर्स लगाऊँ इस दीवार पे, तो क्या होगा, मेरे हाथ पे और ज़्यादा फोर्स मैं महसूस कर सकती हूँ। तुम लोग ये अपने घर पे करके देख सकते हो क्या, कि दीवार पर थोड़ा फोर्स लगा करके देखो, तुम्हारे हाथ को भी थोड़ा सा फोर्स लगेगा। लेकिन जब तुम ज़्यादा एकदम ज़ोर से दीवार को ढकलते हो तो क्या होगा, तुम्हारे हाथ में उतना ज़्यादा और फोर्स तुम भी एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, सो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ क्या हो रहा है कि इक्वल एंड ऑपोजिट। एक और बात, हम लोग यहाँ पर दो बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड लॉ की तरह हम लोगों का फोकस सिर्फ एक बॉडी पे नहीं है, वहाँ पर भी सिस्टम में ढेर सारी बॉडी मौजूद होती हैं, ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस रहता है वो एक ही बॉडी पे रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग दो डिफरेंट बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक एक्शन डालता है, एक रिएक्शन डालता है। इन दोनों फोर्सेस को क्या बोलेंगे? एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। ओके, और दोनों कैसे हो रहे हैं? साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं ना कि तुम्हारे फ्रेंड ने तुमको आज चाटा मारा और तुम 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद उसको थप्पड़ मारोगे। ऐसा नहीं होगा ना, तुरंत अपन मार देते हैं। तो यहाँ पर भी काम कैसे होता है? एकदम तुरंत से होता है। अगर अभी ये बॉडी इसको फोर्स डाल रही है तो दूसरी वाली बॉडी भी तुरंत से उस पर फोर्स डाल रही है, और कितना फोर्स डाल रही है? उतना ही फोर्स डाल रही है। बस क्या है, बस वो फोर्स कैसे है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फिजिक्स में हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? माइनस साइन से दिखाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। यहाँ तुम लोगों को दिख रहा होगा कि 6 बॉल्स कुछ टाइप का रखा हुआ है, सर्कल्स बने हुए हैं, क्या है? इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है लॉ। ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब क्या? हम लोगों ने मोमेंटम ये चीज़ तो सीखी थी पिछले वाले लेक्चर में, क्या होता है मोमेंटम हम लोगों को पता है, लेकिन कोलिजन क्या है? कोलिजन माने जब दो चीज़ें एक से टकराती हैं। ठीक है, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इन दोनों की हुई टक्कर। तो इस टक्कर को क्या कहते हैं? इस टक्कर को कहते हैं कोलिजन। ओके, तो हम लोगों को क्या लॉ में क्या बोला गया है कि यहाँ देखो 3 कंडीशंस बताई गई हैं, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। यहाँ 2 बॉल्स बने हुए हैं, मान लो कि ये दोनों बॉल्स हैं, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में सपोज ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में जाते जाते इसकी टक्कर हो जाती है, इन दोनों की क्या हो जाती है? टक्कर हो जाती है, फिर ये लोग वापस से सेपरेट हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या बोला गया है कि टक्कर होने के पहले और टक्कर होने के बाद में जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम कैसे निकालोगे तुम? इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये यहाँ का टोटल मोमेंटम आ गया, इस वाले बॉडी का मोमेंटम प्लस इस वाले बॉडी का मोमेंटम ऐड कर दोगे तुम, आफ्टर कोलिजन वाला टोटल मोमेंटम तुम लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब तुम इन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करोगे तो दोनों क्वांटिटीज़ कैसी आनी चाहिए? दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल आनी चाहिए। अब कैसे आएगी?
यहाँ एक बॉडी है जो जा रही है इसी डायरेक्शन में, यहाँ एक बॉडी है जो जा रही है इसी डायरेक्शन में। अब क्या करते हैं हम लोग, इस वाले का जो है वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, तभी तो ये जब जा रहा है तब इसका टक्कर होगा। दोनों अगर इक्वल वेलोसिटी से जाते होंगे तो दोनों ऐसे जाते ही रहेंगे, कभी ये गैप फिलअप होगा ही नहीं। तो इस वाले का हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखो इसका साइन बढ़ा दे दिया है, यानी UA इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल A इज ग्रेटर दैन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल B। अब ये दोनों जा रहे हैं, यहाँ पे टक्कर हो जाती है और फिर से एक बार टक्कर के बाद ये लोग सेपरेट हो जाते हैं। हम लोगों को प्रूव क्या करना है ये तुम लोगों को समझ में आ गया ना। क्या प्रूव करना है कि इस यहाँ का बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम प्लस आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम जो है हम लोगों का इक्वल आना चाहिए। अब कैसे इक्वल आता है हम लोग देख लेते हैं। प्रूफ, यहाँ देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो रहा है कोलिजन के टाइम पे अब जो दो बॉडीज़ हैं वो दोनों टक्कर कर रही हैं। टक्कर कर रही है यानी क्या, जो फर्स्ट बॉडी है वो सेकेंड बॉडी पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी, तब तक दूसरी बॉडी क्या करेगी, शांति से बैठ के सहती रहेगी? बिल्कुल नहीं। दूसरी वाली बॉडी भी क्या करेगी, उतना ही अमाउंट का फोर्स क्या करेगी, वो ए पे लगाएगी। जितना ए बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे लगा रहा है, लेकिन कैसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है। F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन कैसे, माइनस साइन है। ये कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है। अब यहाँ पर देख लो, फिर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल्स एम ए। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है मास m का और उसका एक्सेलरेशन है a, तो अगर तुम m और a का प्रोडक्ट ले लेते हो तो तुमको अप्लाइड फोर्स मिल जाता है F इक्वल टू एम ए। अगर मैं इस इक्वेशन के ऊपर से यहाँ पर स्टडी करने का कोशिश करूँ तो मुझे क्या मिलता है, अगर मैं पहले बॉल B की बात करती हूँ तो बॉल B पे कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, बॉल B पे फोर्स लग रहा है F2, बराबर? बिल्कुल नहीं, F2 तो बॉल B एक्सर्ट कर रहा है A पे। B पे कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो F1 वाला फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर देख लो क्या आ जाएगा, F1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ बॉल B। मास ऑफ बॉल B हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MB से इनटू AB, ठीक है। अब बॉल A की बात कर लेते हैं। बॉल A के केस में क्या आ जाएगा, यहीं पर देख लो, F2 विल बी MA इंटू AA। F2 क्या है यहाँ पर, F2 है जो बॉल A पर फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, बॉल B लगा रहा है। और MA क्या है, इस A वाले बॉल का मास है, वजन है उसका, और एक्सेलरेशन है उसका AA, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली जो हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन मिली थी, कौन सी, F1 इक्वल टू माइनस ऑफ F2, कहाँ से मिली थी इक्वेशन, थर्ड लॉ में से, बराबर। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे करूँगी मैं, F1 की जगह देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, MB इंटू AB, MB इंटू AB, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, this will be equal to minus of MA into AA। ये आ जाएगा हम लोगों के पास। F1 की जगह मैंने लिख दिया MBAB और F2 की जगह लिख दिया मैंने MAAA। अब तुम बोलोगे ये माइनस साइन क्यों आया, ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर भी माइनस साइन था, बराबर। अब देख लो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं इसको v माइनस यू अपॉन टी लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या लिखा मैंने, v माइनस यू अपॉन टी, बराबर। अब यहाँ देख लो, हम लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी दोनों बॉल्स की अलग अलग है, फाइनल वेलोसिटी दोनों बॉल्स की
अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, VB UB VA UA। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैंने T को अलग से नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने TB या फिर TA क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों का यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो सकता है, इनिशियल वाला फाइनल वाला सब कुछ मास अलग है, एक्सेलरेशन अलग है, लेकिन जब दोनों टक्कर कर रहे हैं तो टक्कर तो एक ही टाइम पे हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि A वाला बॉल B से एक दूसरे टाइम में टक्कर कर रहा है और B बॉल A से अलग टाइम पे कोलाइड कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों एक ही टाइम पे कोलिजन कर रहे हैं। तो T इसलिए उन लोगों का एक ही है। ओके, अब यहाँ देख लो, इक्वेशन के दोनों भी साइड T है, तो हम लोग T को कैंसिल कर लेते हैं। अब सिंपली क्या करेंगे, ये जो MB और MA है इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आ जाएगा, MB VB माइनस MB UB इक्वल टू व्हाट, माइनस MA VA माइनस माइनस प्लस MA UA। ओके, यहाँ पर हम लोगों को एक ये इक्वेशन मिल गई है। अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, MB VB प्लस MA VA इक्वल टू व्हाट, MB UB प्लस MA UA। क्या किया मैंने, जो इस साइड नेगेटिव वाली टर्म थी उसको इस साइड भेज दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और इस साइड की जो नेगेटिव वाली टर्म थी उसको मैंने इस साइड भेज दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की तरफ, ये टर्म क्या है, MB VB यानी मास ऑफ B इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ B, मास ऑफ B फाइनल वेलोसिटी ऑफ B, ये प्रोडक्ट है किसका, मास का और फाइनल वेलोसिटी का, यानी क्या है ये, बॉल B का फाइनल मोमेंटम है। MA VA ये क्या है, बॉल A का फाइनल मोमेंटम है। इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर लिया तो हमें क्या मिलता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वाला। ये फाइनल वेलोसिटी है, इसका मतलब ये कौन सा वाला होगा, आफ्टर कोलिजन वाला होगा। तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इस टर्म की तरफ ध्यान से देख लो, ये क्या है, MB UB, MB यानी क्या, मास ऑफ बॉल B इंटू UB, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल B, मास ऑफ बॉल A, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल A, यानी क्या है ये, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो हम लोगों को जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ चुका है, क्या, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आ गए हमारे पास, इक्वल आ गए। बस तुम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देना, इसको इस साइड इसको उस साइड, या फिर मैं ही लिख देती हूँ। क्या है हमारे पास, MA UA प्लस MB UB, दिस इज इक्वल टू व्हाट, MA VA प्लस MB UB, यानी क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आ गया हम लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ। क्या किया सिंपली हम लोगों ने दो बॉल्स लिए जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने क्या बोला कि जो पहले वाला बॉल है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है, तभी ऐसे करके कोलाइड हो रहा है। ओके, तो जब कोलाइड हो रहा है तो एक ही टाइम पे कोलाइड हो रहा है और ये कोलिजन के बाद वाला स्टेट आ गया है। हमने क्या किया, इस कंडीशन में थर्ड लॉ लगा दिया। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो F1 इज माइनस ऑफ F2,
फिर क्या किया हम लोगों ने, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा दिया, F इक्वल्स ma, दोनों भी बॉल्स पे लगाया, तो इसकी वजह से क्या आया, F1 इज MBAB, F2 इज MAAA। अब यहाँ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। इसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन याद किया और वो वैल्यू पुट कर दी, t को कैंसिल किया, सिंपली मल्टीप्लाई किया और थोड़ा सा रीअरेंज किया और हम लोगों को मिल गया हमारा जो इक्वेशन रिक्वायर्ड था। ओके, सो दिस वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी कर लिया है। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और उनके बेसिस पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में भी जो न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व दिए हुए हैं वो काफ़ी सारे उनके बेसिस पे हैं। लेकिन हम लोगों को क्या होता है ना कि हम लोग को वो कंसेप्ट ही नहीं पता होता, तो हम लोग वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो हम लोग ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं रिकॉइल ऑफ पिस्टल। आप में से कई सारे लोगों को रिकॉइल क्या होता है ये चीज़ पता होगी। यहाँ देख सकते हो तुम लोग, एक पिस्टल बनी हुई है, यहाँ पर वो एक बुलेट है, इसके अंदर ये बुलेट जब हम लोग शूट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ती है। अब जब ये यहाँ पर आगे बढ़ रही है बुलेट, जब मैंने इसको शूट किया, जो भी टारगेट को मैंने शूट किया, जब मैंने शूट किया उसके बाद क्या होता है कि जिसके भी हाथ में बुलेट है, अभी जैसे अगर मैं सपोज करती हूँ कि मेरे हाथ में ये पिस्टल है, तो मुझे एक बैकवर्ड जर्क लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा ये पीछे आ रही है, ऐसे थोड़ा सा एक झटका सा महसूस होगा। वो क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट रिकॉइल ऑफ पिस्टल। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग लगा करके देखते हैं। क्या था, बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम। तो पहले बिफोर वाला हम लोग देख लेते हैं। क्या है, मास ऑफ पिस्टल इनटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये क्या आ गया हम लोगों के पास, बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से निकाल लेते हैं आफ्टर कोलिजन वाला टोटल मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन कौन सी वेलोसिटी रहेगी, वीबी और वीपी। तो मास ऑफ पिस्टल इनटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टल प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। एक और चीज़ यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, क्या, मजल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी पिस्टल की क्या होती है, रिकॉइल वेलोसिटी। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान से देख लो कि अगर मेरे हाथ में पिस्टल है और पिस्टल के अंदर बुलेट है, अभी तक मैंने अपने टारगेट को शूट नहीं किया है, तो अभी तो ये ऐसे पड़ी हुई है, अभी ये रेस्ट में है, यानी पिस्टल की और बुलेट की दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। दैट मीन्स UP इक्वल्स UB इक्वल्स ज़ीरो। तो यहाँ पे ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वाला वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आप लोगों को याद यहाँ पर रखना है कि MP VP प्लस MB VB इक्वल्स ज़ीरो। इस चीज़ को एकदम से दिमाग में बैठा करके रख लेना है, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को आते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट के बारे में। प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट में हम लोगों ने पहले भी जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया तब भी मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल बताया था। फिर से एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है कि यहाँ पर एक रॉकेट है, जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाता है हम लोगों को पता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती ही आती है। ठीक है, तो ये रॉकेट ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा पाता है, क्या है इसके पीछे का फिजिक्स। ओके, तो यहाँ क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो भी हम लोग फ्यूल भरते हैं,
फ्यूल का क्या काम होता है, फ्यूल जलता है, जैसे हम लोगों की स्कूटी में या बाइक्स में क्या होता है, पेट्रोल जलता है और उससे एनर्जी तैयार होती है, बराबर। तो यहाँ पर जो हम लोग वो फ्यूल को इग्नाइट करते हैं, तो यहाँ पर जो आग जलती है या फिर जो धुआं होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, किस पर, नीचे की डायरेक्शन में, एयर पर। जो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर है उस पे, एयर पे वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा फोर्स डालता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या सीखा कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब जितना ये इस पे फोर्स डालेगा उतना ही एयर भी इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालने की वजह से ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, ओके, और उड़ने लग जाता है। ये सिंपल एक प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं रॉकेट बलून का। ओके, ये चीज़ आप लोगों को होप समझ में आ गई होगी, पिस्टल वाली, रिकॉइल ऑफ पिस्टल और प्रपल्शन ऑफ रॉकेट। तो अब यहाँ ध्यान दो स्टूडेंट्स, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, वो हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। क्या, यहाँ पर देखो दो स्प्रिंग बैलेंस हम लोगों को दिए हुए हैं और हम लोगों को क्या कहा गया है कि पहले जो स्प्रिंग बैलेंस है, पहला वाला, उसको यहाँ पर दीवार से या किसी रिजिड सपोर्ट से तुम लोग उसको अटैच कर लो, इन दोनों को साथ में यहाँ पर हुक से अपने जोड़ लो और इस वाले स्प्रिंग बैलेंस को तुम कंट्रोल करो। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को अपनी फिंगर्स या किसी भी चीज़ से हम लोगों को उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है कि जितना फोर्स का रीडिंग इधर आ रहा है उतना ही रीडिंग इधर आएगा। जितना ज़्यादा हम लोग इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा रीडिंग यहाँ पर बढ़ती जाएगी। यहाँ पर तुम लोगों को 3 पे दिख रहा है, यहाँ पर भी कितना आएगा, 3 पे ही आ रहा है। अगर मैंने इस पर थोड़ा सा और इस साइड पुल किया इस चीज़ को, तो ये रीडिंग बढ़ के 1 पॉइंट और चली जाएगी। तो ये रीडिंग भी क्या होगी, और बढ़ेगी। ये क्यों हो रहा है ऐसा? सिंपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जितना यहाँ से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में उतना ही उस पर भी फोर्स लग रहा है, इसलिए दोनों का रीडिंग क्या है, सेम बता रहा है। ओके, अब यहाँ पर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं बलून रॉकेट। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, 2 रिजिड सपोर्ट हैं, दोनों के बीच में हम लोगों ने एक डोरी एक बांधी है यहाँ से यहाँ तक, और क्या किया है, हमने इसमें एक स्ट्रॉ डाला हुआ है और स्ट्रॉ से हम लोगों ने एक बलून को स्टिक किया हुआ है। अब इस बलून में हम लोगों ने बलून एकदम फुगा करके इस पे स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ अपनी फिंगर को, ऐसे रिलीज़ करती हूँ, तो क्या होती है, एयर यहाँ के डायरेक्शन में जाने लगती है। ओके, अब जब एयर इधर की डायरेक्शन में जा रही है, यानी इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर साइड फोर्स लगता है। तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रॉ कहाँ जाता है, तो स्ट्रॉ ऑब्वियसली ऐसे जाएगा इधर के साइड। क्यों? क्योंकि एयर यहाँ पे लगा रही है फोर्स, तो बलून कहाँ जाएगा, ऐसे सीधे चला जाएगा। तो बलून के साथ साथ ये स्ट्रॉ भी क्या जाएगी, इधर ही जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग घर पर करके देखना, बहुत मज़ा आता है। ओके, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। इसी प्रिंसिपल पे रॉकेट का प्रपल्शन भी वर्क करता है, मैंने अभी कुछ देर पहले वो समझाया ना, तो वही यहाँ पर भी प्रिंसिपल लग रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोगों का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है यहाँ पर। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पूरा चैप्टर एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज किया था और फॉर्मूलेज हम लोगों ने देखे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग वही वाला स्टेप करने वाले हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अगर लेक्चर का कोई पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो वो ये वाला है। तो यहाँ पर तुमने एकदम ध्यान से पूरा फोकस करके ध्यान देना है, और मैं कहूँगी कि तुमने अपनी नोटबुक में भी ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। यहाँ से देखकर नहीं भी करना तो तुम अपने आप से करो। जब तुम खुद से करोगे ना, ये वाला चार्ट अगर तुम खुद से सोच सोच के बनाओगे ना, तो तुम और ज़्यादा अच्छे से उस चैप्टर को मेमोराइज कर सकोगे और
ध्यान रख सकोगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा, फोर्स का देखा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या स्टडी किया था, फोर्स स्टडी किया था। क्या होता है फोर्स, कोई एक ऑब्जेक्ट है मास m का, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, यानी उसके वेलोसिटी में चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर उसके साथ कुछ ना कुछ एक एक्सेलरेशन का वैल्यू जुड़ गया। तो जो फोर्स होता है जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो क्या होता है, m इंटू ए का प्रोडक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स है उसका यूनिट क्या कैसे दिया जाता है, न्यूटन से दिया जाता है, बराबर। अब ये चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम्स में आ सकती है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कैलकुलेट करने को कहते हैं फोर्स, आपको वैल्यू दी होती है मास की, लेकिन आप लोगों को एक्सेलरेशन डायरेक्टली नहीं गिवन होता। आप लोगों को या तो दिया होगा आप लोगों को गिवन होगी वैल्यू v की, u की, s की, या फिर v, u और t की वैल्यू अगर आपको गिवन है, फिर भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अगर आपने मोशन चैप्टर को ढंग से स्टडी किया होगा तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s विल बी a। ठीक है, या फिर यहां क्या आ सकता है, देखो v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू a। तो या तो इसमें m से मल्टीप्लाई कर दो या तो इसमें m से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, फोर्स आ जाएगा, बराबर। तो दिस वाज ऑल अबाउट फोर्स। फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। CGS यूनिट क्या है, डाइन्स है। एंड 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ डाइन्स। ओके, अब सेकेंड वाला तुम लोग देख सकते हो किसका फॉर्मूला है, लीनियर मोमेंटम का हम लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है लीनियर मोमेंटम, P इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ M एंड V। इसका यूनिट क्या आएगा हमारे पास, kg मीटर पर सेकेंड। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, तुम लोगों को इस पे कई सारे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्या है चेंज इन मोमेंटम, यहाँ कोई एक बॉडी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, उस पर कुछ ना कुछ एक फोर्स आकर लग रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, mu, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा, mv। तुमसे पूछा गया है चेंज, जब जब चेंज ये वर्ड आता है तब तब हम लोगों को क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है। यहीं पर अगर चीज़ आ जाती चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आ जाता तो क्या करना होता तुम लोगों को, अपॉन t लिख देना होता, बस। अब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियली जब कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम जो है और कोलिजन के बाद वाला जो टोटल मोमेंटम है दे आर इक्वल। ओके, सो यहाँ पर अगर दो बॉडीज हैं, एक का मास है ma, दूसरे का मास है mb, इनिशियल वेलोसिटी है ua ub, फाइनल वेलोसिटी है दोनों की va vb, तो उनका इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या निकलेगा, ua ma प्लस ub mb। ये किसके इक्वल आ जाएगा, आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम के इक्वल, टोटल मोमेंटम के इक्वल, जो कि क्या आ जाएगा, VAMA प्लस VBMB। ओके, इसी के साथ तुम निकाल सकते हो रिकॉइल ऑफ पिस्टल वाला फॉर्मूला। वहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों के जो है इनिशियल वेलोसिटीज 0 होती हैं, तो यहाँ पे LHS में सारी चीज़ें 0 आ जाएंगी, बस यहाँ पर सारी टर्म्स रहेंगी। ओके, तो 0 विल बी इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तुम लोग यहाँ पर पिस्टल ए की जगह पर P फॉर पिस्टल रख सकते हो और B फॉर बुलेट रख सकते हो। ओके, सो दिस वाज all about all the formulas we studied in this chapter. Okay, two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite directions. The velocity of each object is 2.5 meter per second.
before the collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हम लोगों को पूछा गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दोनों स्ट्रेट लाइन में हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने अज्यूम किया है कि ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, ये दोनों ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है, एकदम सीधे सीधे, या फिर ये एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है। यहाँ पर मैंने बस अज्यूम कर लिया है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। दोनों के मास हम लोगों को दिए है 1.5 किलोग्राम। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को दी है कितनी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को पूछा गया है कि बिफोर कोलिजन तो ये वाला चीज़ है, लेकिन कोलिजन होने के बाद क्या होता है, वो दोनों ऐसे आके एक जगह पे जुड़ जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो उस टाइम की वेलोसिटी क्या होगी, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट हो जा रही है, चाहे इसको प्लस लो चाहे इसको प्लस लो। अगर ये प्लस मानोगे तुम, इधर साइड प्लस मानोगे, अगर यहाँ हम लोग प्लस माने तो यहाँ हम लोगों को माइनस मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। या फिर अगर कन्वीनियंट ऐसा है कि यहाँ पर हम लोगों को लेफ्ट साइड में प्लस लेना है, तो तुम लोगों को यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में फिर तुम लोगों को उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर इस बॉल के लिए या इस ऑब्जेक्ट के लिए लेफ्ट साइड तुमने प्लस चूज़ की है, तो इसके लिए भी लेफ्ट साइड प्लस चूज़ करनी पड़ेगी। दोनों के लिए अलग अलग कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये माइनस आ जाएगा इनटू स्टिक होने के बाद। अब ये कोलिजन के पहले वाली स्टेट थी, अब कोलिजन के बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो दोनों चीज़ें स्टिक हो जाती हैं। स्टिक होने के बाद मास क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5 कितना आएगा, 3 इंटू हम लोगों को वेलोसिटी v कैलकुलेट करनी है, ओके। अब यहाँ देखो m1 u1 की हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 इक्वल टू 3v। अब ये जो क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, 0 इक्वल टू 3v। अब मुझे अगर v कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा, 0/3 इक्वल्स v, यानी कि क्या, वेलोसिटी क्या है, दोनों के स्टिक होने के बाद ये दोनों जो ऐसे हैं, दोनों बाद में कैसी स्टेट में आ जाते हैं, ऐसी एकदम, इन लोगों के बीच में गैप नहीं है, ओके। बिल्कुल ही ये लोग ऐसे जुड़ गए हैं, गैप नहीं है। तो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी 0 आ गई है, यानी ये लोग एकदम से ऐसे स्टिक होके रेस्ट पे आ गए हैं, ओके। सो दिस वाज आवर आंसर। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. अब इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों को एक ट्रक के बारे में पूछा गया है जो रेस्ट से अपनी जर्नी शुरू करता है। तो वो रेस्ट से शुरू करता है, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड। उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कवर किया है वो है 400 मीटर का, कितने टाइम में, 20 सेकेंड में। अब उसका मास जो है वो दिया है हम लोगों को टन के फॉर्म में, लेकिन हम लोगों ने उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया है। हम लोगों को उसका एक्सेलरेशन और फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। कैसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। s कितना है वहाँ पर, 400 इक्वल टू 0 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू ए
ए क्या है, अननोन है हम लोगों के पास, इंटू टी यानी कितना 20 का स्क्वायर हम लोगों ने कर लेना। अब ये क्वांटिटी पूरी आ जाएगी हम लोगों के पास 0 प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400, तो इंटू ए इंटू 400, यहाँ पे भी कितना है 400, 400 400 कैंसिल नहीं होंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग अब क्या कर लेंगे, ये 200 कर लिया हम लोगों ने, तो हम a का वैल्यू क्या कर सकते हैं, दिस 400 अपॉन ये जो यहाँ पर 200 है वो इस साइड जा करके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोगों को फाइंड करना है स्टूडेंट्स फोर्स, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, F इक्वल टू एम ए। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एम कितना दिया हुआ है 7000 किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 14,000 न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर। A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. एक हॉकी बॉल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है जिसका मास है 0.2 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को पता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या पूछा गया, हम लोगों को चेंज इन मोमेंटम पूछा गया है। कैसे कैलकुलेट करोगे, चेंज है, चेंज माने फाइनल माइनस इनिशियल हम लोगों को हर बार करना होता है। तो देख लेते हैं। अब ये 0.2 किलोग्राम कैसे आ गया, क्वेश्चन में ग्राम्स में वैल्यू दी गई है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर लिया। पहले हम लोग मोमेंटम निकाल लेते हैं इनिशियल और फाइनल। तो मोमेंटम इनिशियल वाला क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास। मास को मैं 1/5 ही लिख सकती हूँ, 0.2 को हम लोग 1/5 भी लिख सकते हैं, इनटू 10, ये कितना आ जाएगा 2 बराबर, इनटू, और ये क्या है मोमेंटम, हम लोग फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनल मोमेंटम, अब तुम लोग अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि वो रिटर्न कर रहा है, वो जो बॉल है अपनी पाथ रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर ये बॉल है इसका इनिशियली अगर ये इधर जा रहा है, अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, अब ये रिटर्न करेगा तो इधर जाएगा, तो इस डायरेक्शन को हम लोगों को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ मास इनटू वेलोसिटी कितना है फाइनल वाला 5, 1 -1 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है -1 -2, तो ये क्या आ जाएगा -3। ओके, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मास यानी केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस वाज योर आंसर। An object of mass 1 kilogram traveling in a straight line with a velocity 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also, calculate the velocity of the combined object. अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हम लोगों को एक 1 kg का ऑब्जेक्ट हम लोगों को बोला गया है कि वो एक डायरेक्शन में जा रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। वो जा करके क्या करता है, एक वुडन प्लैंक में, ऐसे स्टेशनरी वुडन प्लैंक में वो जा करके स्टिक कर जाता है। ओके, तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम के बारे में क्वेश्चन में दिया गया है उसमें और कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, और कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब क्या, जो हमारा सिस्टम है दैट इज आइसोलेटेड,
यानी कि क्या, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। दैट मीन्स जितना मोमेंटम हम लोग निकालेंगे इनिशियली यानी बिफोर इम्पैक्ट वाला, उतना ही मोमेंटम रहेगा आफ्टर द इम्पैक्ट वाला। तो हम निकाल लेते हैं। मोमेंटम कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट का मास 1 इंटू वेलोसिटी 10, ये कितना आ जाएगा 10। ये क्या है, बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, दोनों भी एक ही इसमें आ गया हम लोगों के पास। क्यों, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे ये पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है 1 किलो का, वो जब जा करके स्टिक करता है उस वुडन प्लैंक में, स्टेशनरी वुडन प्लैंक में, तब उनकी वेलोसिटी क्या बनती है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, ये 10 ले लेंगे हम लोग, बिफोर द इम्पैक्ट वाला हम लोगों ने ये इक्वेशन डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद मास कितना बन जाएगा, 5 किलो का वुडन प्लैंक प्लस 1 किलो का वो ऑब्जेक्ट इनटू दैट अननोन वेलोसिटी। अब ये जो अननोन वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, मैं कैसे करूँगी, 10/6, ये कितना आ जाएगा 5/3। तो वेलोसिटी हमारी जो अननोन है वो कितनी आ जाएगी, 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये है बच्चों आप लोगों का आंसर। स्टूडेंट्स, हम लोगों का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया स्टूडेंट्स, फोर्स स्टडी किया, न्यूटन के 3 लॉ स्टडी किए, इनर्शिया, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की। कई सारे जो एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक में है वो हम लोगों ने अलग से स्टडी किए, पूरा चैप्टर समराइज़ किया, न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए स्टूडेंट्स हम लोगों ने। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा ये पढ़ाने की टेक्निक अच्छी लग रही है, अगर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है बेसिकली, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने बाकी के सारे फ्रेंड्स से जिनको फ़िज़िक्स पढ़ने से डर लगता है या जिनको फ़िज़िक्स हार्ड लगता है, उन सभी से ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है मुझसे कमेंट्स में आप पूछिए, अगर पॉसिबल होता है तो मैं उन चीज़ों के ऊपर वापस से एक बार वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।